Hello everyone, welcome to our channel Easy Study. So this is the second video on the electricity. In the previous video, we have studied about the various terms that are used in the electricity. For example, what is charge, type of charges, what is the potential difference, what is current, what makes the current flow. As we have studied that electric current, it is the amount of charge flowing per unit time. We have studied it as the amount of charge flowing in time t. ठीक है, तो ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो आपके पास चार्ज है वो कैसे फ्लो करता है, दैट इज हाउ डज द चार्ज फ्लो. इसको मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस देन गो टू द प्रीवियस वीडियो, दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, टू नो अबाउट द हाउ डज द चार्ज फ्लो. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट करंट जो चार्ज है इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, टू लोअर पोटेंशियल. और हमने ये भी देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर टू मेक द चार्जेस फ्लो. दैट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होना ही चाहिए अगर आपको चार्ज फ्लो करवाना है. देखो, अगर आपको करंट पढ़ना है तो मतलब चार्ज फ्लो करना चाहिए. चार्ज कब फ्लो होगा? जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होएगा. और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बाय द बैटरी और सेल. अच्छा, आप लोगों को ये पता है मैं दो चीजें क्यों यूज कर रही हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अगर आप आज हम देखेंगे कि सेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सेल क्या हो गया आपके पास? सिंगल. ठीक है, सिंगल एक सेल. जो बैटरी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. दैट इज कुछ हमने ज्यादा अगर आप सेल्स को कंबाइन कर दोगे तो दैट विल बिकम द बैटरी. ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आना है तो मतलब आपको बैटरी चाहिए ही चाहिए होगी. अगर आपके पास बैटरी है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो मतलब चार्ज फ्लो करेगा. चार्ज फ्लो करेगा मतलब आपके पास करंट आपको मिल जाएगा. इट मीन्स वी रिक्वायर्ड, अगर आपको करंट फ्लो करवाना है, अगर सपोज करो आपको कोई बल्ब ग्लो करवाना है, यू वांट टू ग्लो अ बल्ब, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? यू नीड अ बैटरी टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. यू नीड द वायर्स फ्रॉम विच द चार्ज विल बी फ्लोइंग. we call it as a wire or we also call it as the connecting wires. ठीक है, तो आपको ये चाहिए होएगा टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो आपके पास क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा. चार्ज फ्लो करेगा तो मतलब आपके पास करंट मूव करेगा. ठीक है, करंट आपके पास आएगा. करंट आएगा, वो कैसे पता लगेगा? जो आपके पास बल्ब है दैट विल ग्लो. ठीक है, करंट आएगा तो आपके पास बल्ब ग्लो होगा. अगर हमने इसको बनाना है तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज द, कि जो आपके पास कंडक्टर है वो क्या हो जाएंगी? आपके पास वायर्स हो जाएंगी. ठीक है, आप कॉपर वायर यूज करते हो मोस्टली, हम वी यूज द कॉपर वायर्स. ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो बेस्ट कंडक्टर होता है दैट इज सिल्वर, क्योंकि सिल्वर आपका एक्सपेंसिव होता है तो वी यूज द कॉपर एज द मतलब कंडक्टिंग वायर्स. और उसके बाद आपको और क्या चाहिए? वी नीड द बैटरी टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, एंड वी नीड अ बल्ब टू चेक वेदर द करंट इज देयर और नॉट. ठीक है, टू सी मतलब टू चेक दी, टू गेट द आउटपुट वी नीड द बल्ब. तो इसको अगर आप सिंपली एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा होगा? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है. बैटरी का मैंने क्या बताया था आपको? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो पॉजिटिव टर्मिनल, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इट इज ऑलवेज एट द हायर पोटेंशियल. जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, इट ऑलवेज एट द लोअर पोटेंशियल. ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है. तो आपको अब क्या करना है? चार्ज को फ्लो करवाना है तो वी नीड द
कनेक्टिंग वायर्स, तो ये मेरी कनेक्टिंग वायर्स हो गई। और मुझे बल्ब बनाना है, मतलब बल्ब देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एक बल्ब को ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो जब आपके पास ये बैटरी को आप ऑन कर दोगे, मतलब ये सर्किट आप जब ऐसे पूरा कर दोगे, तो आप क्या देखोगे कि बल्ब आपका ग्लो कर रहा है एंड द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, मतलब जो हमारा अगला टॉपिक है कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने आपको ये तो बोल दी कि बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, बल्ब चाहिए। जब आप ये पूरा कनेक्शन कर दोगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि चार्ज फ्लो करेगा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लोइंग, दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। आपको क्या लगता है क्या होगा? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वी हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, चार्ज फ्लो बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। और हमारे पास हम क्या बोलते हैं, चार्जेस में हमेशा हम क्या बात करते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एक चीज क्या हुई कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे बहुत सालों पहले, जब इलेक्ट्रिसिटी की हम मतलब हमने जब इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड किया था, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी, वी वर नॉट नोइंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने वहां पे क्या देखा, तो हमने क्या बोल दिया कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हमने बात ही नहीं की, एंड वी से कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम द ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एक्चुअली जो फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, बट ड्यू एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन टू अस, सो वी वर कंसिडर्ड कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें डायरेक्शन क्या हम लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन as the direction of flow of positive charge। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया होगा कि जो मैंने पीछे सर्किट में जो एरो बनाई थी, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये एरो बनाई है, मैंने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, जो बैटरी आप देखोगे ना, कोई सेल निकाल के देखोगे, सेल के ऊपर हमेशा मार्क होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड वी ऑलवेज नो कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, लोअर टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो अभी हमने क्या बोला कि जो करंट है it moves from, it is the direction of the electric current is the direction of the flow of positive charge। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, इट मींस इट वुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हाई टू लो। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास वो भी मेरा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे इस मतलब एक कंडक्टर में समझाएं तो आपके पास क्या आएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन आल्सो से इट एज द के it is in the direction of flow of positive charge, or it is opposite to the direction of flow of electron। अब देखो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन के नाम का कुछ एक पार्टिकल होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होती है कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने क्या देखा, सिंपल जो हमारे पास बेसिक चीजें आ रही थी उसी डेफिनेशन से उन्होंने करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको एक यूनिवर्सल चीज दे दी कि जो आपके पास हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए टू क्रिएट द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड द चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी वो दे दी, इट इज अलोंग द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट फ्लो करते हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस से। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब
बट इसका जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कन्वेंशनली वी टेक इट एज द, अगर आप यहाँ पे बात करोगे, मतलब आपका अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज द ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, वी मार्क एन एरो. ठीक है, हम एक एरो बनाते हैं किस डायरेक्शन में, कि हम पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड जा रहे हैं. अगर मेरा ये ऐसे होता कि इधर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये एरो मेरा कैसे बनना था, इस साइड, मतलब इट विल बी पॉइंटिंग द नेगेटिव डायरेक्शन. दिस एरो विल शो कि जो मेरे पास चार्ज है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब मैंने तो ये डायरेक्शन तो मैंने बता दी, अब हम बात करें कि हाउ डज द चार्ज फ्लो. वो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे. अब हमें क्या पता है, चार्ज फ्लो के लिए वी मस्ट नीड अ बैटरी. ठीक है, तो हम सिंपल एक कंडक्टर ले लेते हैं, उस कंडक्टर को हम क्या कर देते हैं, बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं. वी अटैच इट विद द बैटरी. ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर देखो बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. मतलब एटम की मैंने यहाँ पे बात की, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ. बिकॉज जब भी हम चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जब भी आप बताओगे तो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. अब आप मुझे इसमें देखकर बता सकते हो कि ये करंट कैसे मूव करेगा. दिस बिगर line represents the positive terminal, this smaller line represents the negative terminal, और जो आपके पास करंट है that is always from the positive terminal to negative terminal. तो ये मेरी जो डायरेक्शन है एरोस के साथ, this represents the direction of current, that is I means current. तो यहाँ पे मेरे पास जो एरोस में बना रही हूँ वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, करंट को. अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर देखूं, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज ऑपोजिट टू द करंट. तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर ड्रॉ करूं, तो जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर आप हम इसको ऐसे बना दें, इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. वी कैन से कि यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो इसको रिपल्शन मिलेगी, तो ये इस टर्मिनल से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ऐसे ही आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला जो मतलब टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका वो ऑपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे. तो दिस गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट वन थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, दैट इज जो आपके पास चार्ज फ्लो करता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, यू शुड बी नोइंग दैट द फ्लो ऑफ चार्ज is given by the flow of electrons. ठीक है, but direction of current is opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग, कि जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, अगर हम आगे चलें, अब आगे इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल पार्ट ही आएगा. अब जो मैंने ये चीज़ बना दी, आपने मेरे से पूछा कि आप ये हम बना रहे हैं, तो आपने क्या बनाया है, ये व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस. जो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और यहाँ पे जो मैंने चीज़ बनाई है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाए हैं. तो ये सब चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं, जो पूरा ये डायग्राम होता है, इस डायग्राम को हम बोल देते हैं सर्किट डायग्राम. ठीक है, तो आगे जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी द
सर्किट डायग्राम, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये सर्किट्स का मैं आपको बता देती हूँ, एक नोट कर लो कि कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। सर्किट्स को हम कैसे लिखते हैं, एज अ CKT, ठीक है, सर्किट। इसका डेफिनेशन क्या होएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, यहाँ पे हमने देखा आपके पास ये पूरा क्लोज्ड पाथ था ना, अगर ये ओपन होगा, अगर मैं इसको सपोज करो ऐसे करके कुछ बना रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया ऐसे, ये क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगा, नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है जहां से ये पास हो, तो मतलब हमेशा ये हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड बी हैविंग इट एज द क्लोज्ड एंड अ कॉन्टिन्यूस पाथ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, वी कॉल इट एज द कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ। देखो हर वर्ड का एक मीनिंग है, ठीक है, एंड क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ, क्या है उस पाथ में, क्या है, वायर्स हैं आपके पास, ठीक है, बैटरी है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वी कॉल इट एज द एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड अदर इक्विपमेंट्स, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर आपको सिंपलेस्ट सर्किट बनाना है, इफ यू हैव टू ड्रॉ द सिंपलेस्ट सर्किट, तो सिंपलेस्ट सर्किट आपका फॉर एग्जांपल टॉर्च ले लो आप, ठीक है। अगर आप टॉर्च ले रहे हो, टॉर्च की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है, टॉर्च ली। अब टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है, देखो टॉर्च के अंदर एक स्विच होता है आपके पास, जिससे आप उसको क्या करते हो, यू डू इट एज द ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आप उसमें बैटरी डालते हो, सेल डालते हो, उसमें एक बल्ब होता है जो ग्लो करता है, और क्या होता है उसमें कनेक्टिंग वायर्स होती है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा सिंपलेस्ट सर्किट। तो इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, कि ये आपके पास एक बैटरी बन गई, ठीक है, ये आपके पास बैटरी का कुछ एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, इसके साथ हमने क्या किया, वायर्स अटैच कर दी, कनेक्टिंग वायर्स, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक की अटैच कर दी, की और यू कैन कॉल इट एज अ स्विच, दोनों का मतलब सेम ही होता है, किसी बुक में की लिखा होता है, किसी बुक में स्विच लिखा होता है, फिर उसके बाद हमने एक बल्ब अटैच कर दिया, बल्ब ऐसे करके, ठीक है। तो ये बल्ब क्या है, ग्लो करेगा, और बल्ब का दूसरा टर्मिनल हमने इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। तो जो ये मेरे पास पूरी चीज बनी, दिस इज नोन एज द सर्किट डायग्राम। अब आपको ये चीज मुश्किल नहीं लग रही, पूरा बैटरी को ऐसे ड्रॉ करना, की को ऐसे ड्रॉ करना, बल्ब को ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। तो इस चीज को सिंपल करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या दिए होते हैं, हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक सिंबल दिया होता है। तो वो जो सिंबल दे रखा है हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, वो पूरे वर्ड में सेम फॉलो करते हैं हम, ठीक है, वो क्या है, यूनिवर्सल है। क्योंकि ये पूरा सर्किट डायग्राम ऐसे पूरी उसकी फोटो बनानी बड़ी मुश्किल है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या किया, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एज द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। अब आप मुझे इक्विपमेंट बताओ, मैं आप लोगों को उसका सिंबल बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास इक्विपमेंट आता है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने बना भी दिया कितनी बार, दैट इज द सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक बड़े लाइन के साथ, एक छोटी लाइन के साथ। जो बड़ी लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दैट इज इट्स द हायर पोटेंशियल एंड दिस रिप्रेजेंट्स द लोअर पोटेंशियल। दूसरा जो चीज आपके पास आता है दैट इज द बैटरी। ये भी मैंने आपको बता दिया, बैटरी क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बाइन कैसे करते हैं,
एक का पॉजिटिव, ये एक सेल बन गया। अब इस नेगेटिव के साथ दूसरा सेल, दूसरे सेल का पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल है ये यहाँ पे ओपन होता है, मतलब ये जो चीज है ये ओपन है। मैंने इसको जूम करके अगर बनाऊं, दिस इज ओपन। ठीक है, अगर मेरे दूसरा इसके साथ सेल लगाना है तो वो इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा, ये दूसरा सेल, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया फिर, ओपन बन गया। अब देखो यहाँ पे ये ओपन ओपन ओपन, ये फिर नेगेटिव वाला इस लाइन के साथ ऐसे पॉजिटिव, तो ये मेरा। अब आप इसमें बता सकते कि मैंने कितने सेल्स इसमें लगाए हैं। आई हैव मेक द, ये 1, ठीक है, ये 2, दिस 3 एंड दिस 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप इसमें सेल्स लगा सकते हो। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज द बैटरी। ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये इसका पॉजिटिव होएगा, ये इसका नेगेटिव होएगा। ठीक है, और यू कॉल इट एज, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि बैटरी क्या होता है आपका, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, जो थर्ड इक्विपमेंट क्या है सबसे, और हम बैटरी को किसके साथ जोड़ते हैं हमेशा, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एक ऐसे लाइन के साथ। फोर्थ क्या आ जाता है आपके पास, अ वायर विद अ जॉइंट, वायर विद जॉइंट। जॉइंट मतलब कि ये कोई वायर जा रही थी, अब इस वायर के साथ मैंने यहाँ पे एक दूसरी वायर अटैच कर दी, तो ऐसे करके जब इसको ऐसे मतलब डार्क कर देते हैं, इसको मतलब पूरा फिल कर देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स कि हमने यहाँ पे एक जॉइंट बना दिया। मतलब ये एक वायर जा रही थी, यहाँ पे हमने सेकेंड वायर को ज्वाइन कर दिया, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ वायर विद द जॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चीज आती है दैट इज द स्विच। अब स्विच हमने क्या पढ़ा था, इट इज ऑन एंड ऑफ। स्विच को हम और क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज अ की ऑल्सो। अगर आपने उसको ओपन रखना है, ओपन मीन्स जब आप उसको ऑफ कंडीशन में लेना है, आपने उसको बंद करना है, आपको चलाना नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट एज अ ब्रैकेट, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, इट इज ओपन, तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्लोज है, मतलब क्लोज इन द सेंस कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, करंट पास नहीं करेगा, स्विच ऑफ है। हम बोलते हैं फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो मतलब उसको इस पोजीशन पे ले आओ। अगर इसका सिक्स क्या बन जाएगा, वही स्विच की, स्विच और की, बट इन द क्लोज्ड पोजीशन। अगर क्लोज्ड है तो करंट पास करेगा, करंट पास करेगा मतलब ये ऑन कंडीशन में आएगा, तो इसको हम यहाँ पे अंदर ऐसे डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक्चुअली देखोगे अपने लैब्स में जाके, तो ये एक सॉकेट डायग्राम, मतलब एक क्या होता है, इसके अंदर की होती है, प्लग करनी होती है हमें। अगर आप उसको प्लग कर दोगे, उसके अंदर डाल दोगे, तो वो सर्किट आपका क्लोज हो जाता है, तो वहां से करंट फ्लो करेगा। तो जो ये डॉट मतलब सर्कल हमने यहाँ पे की है, इट रिप्रेजेंट्स कि जो हमने वो की थी उसके अंदर डाली हुई है इसके अंदर। ठीक है, एंड द सेवंथ वन इज द क्रॉसिंग वायर्स। मतलब दो वायर्स हैं हमारे पास, उसको हमने ज्वाइंट नहीं है, देयर आर डिफरेंट वायर्स, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दीज आर वायर्स बट जस्ट क्रॉसिंग, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। उसके बाद हमारा एट्थ आता है बल्ब। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इट बाय लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको अभी नहीं पता कि होता क्या है, इसी वीडियो में आपको एंड में पता लग जाएगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। अभी आप उसका सिंबल देख लो। रेजिस्टेंस इज समथिंग कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर एक ऑपोजिशन होती है, उस ऑपोजिशन को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। उसको हम ऐसे जिग जैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है कि जब उसका जो रेजिस्टेंस है फिक्स है। एक हमारे पास होता है, वी कॉल इट एज अ रियोस्टेट और वी कॉल इट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये दो चीजें भी आपको नहीं पता होंगी, तो ये अभी आप छोड़ दो ये दो चीजें। ठीक है, जिसको सिर्फ नोट कर लो, जिसको ज्यादा इसमें अभी फोकस मत करना, आपको जैसे हम आगे करेंगे आपको समझ आ जाएगा ये होता क्या है, रियोस्टेट और द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय टू मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के, ऐसे, और जब ऐसे एरो लगा दोगे इट मींस इट इज द वेरिएबल, या फिर ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे एरो आ जाएगी। ठीक है, दीज आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियोस्टेट और द वेरिएबल रेजिस्टेंस।
एक इससे अगला होता है, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट, और इसको हम कैसे करते हैं, ये ऐसे सर्कल, सर्कल के अंदर ए लिखा होता है और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा अगला आता है दैट इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कैसे करते हैं, ये V से, V का भी आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये भी एक डायग्राम बनाऊंगी मैं, सर्किट डायग्राम, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्या होएगा, सेल होना चाहिए, एक मेरे पास स्विच होना चाहिए, स्विच ओपन या क्लोज कुछ भी ऐसे होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास कोई एक वायर जा रही है, जैसे ये कोई मेरे पास कॉपर की वायर है, ठीक है, ऐसे लगा लो, ये एक्स वाई। अब इसके अंदर करंट कितना है उसको मेजर करने के लिए एमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करना है, तो मेरे पास एक यहाँ पे वोल्ट मीटर भी होना चाहिए। और वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे पैरेलल। ठीक है, जैसे आप लगा लो कि आपके पास कोई वायर्स हैं बहुत सारी, तो आपने सारी वायर्स की एक जो मतलब इसकी एक साइड थी उनको इकट्ठा आपने उसको बांध दिया, तो और दूसरी वायर्स को आपने दूसरी साइड को क्या किया, इकट्ठा बांध दिया, दैट वुड बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे कि बहुत सारी आपके पास ऐसे वायर्स थी, उन वायर्स को आपने ऐसे कंबाइन कर दिया कि एक उसका जो हिस्सा था ऐसे पूरा इकट्ठा आपने उनको बांध दिया, तो दैट कॉम्बिनेशन विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होएगा, वायर है, एक वायर को आपने यहाँ पे लगाया, दूसरी वायर को इसी साइड से लगा दिया, तीसरी वायर को यहाँ पे लगा दिया, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपका की हो गया उसको स्विच ऑफ या ऑन करने के लिए, ये आपका सेल हो गया उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मैं इस पे लिख भी देती हूँ, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। इट इज द स्विच, दिस इज द बैटरी, दिस इज द एमीटर, ठीक है, दिस इज द वोल्ट मीटर और दिस इज द वायर। अब वायर है तो वायर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी अब आपके पास एक्टिविटी क्या है, जब आप लैब्स में जाते हैं हम, तो आपके पास ये सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम है। उसके बाद हमने क्या किया, ये बैटरी का अगर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊं इसका, इफ वी ड्रॉ अ टेबल, तो टेबल में हमने क्या किया, जो यहाँ पे हमने सेल्स लगाए थे उसको हम यहाँ पे वेरी करते गए। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स वेरी करती गई, और जो मेरे पास एमीटर में करंट आ रहा था उसको नोट करते गए, और जो मेरे पास वोल्ट मीटर में वोल्टेज आ रही थी उसको नोट करते गए। ठीक है, तो मेरे पास, और उसके बाद मैंने V अपॉन I का रेशियो लेते गए, इसको यहाँ से हमारे पास करंट आएगा, यहाँ से हमारे पास वोल्टेज आएगा। तो आप ट्राई करना, सबसे पहले एक सेल लगाना, कुछ इसकी मतलब वैल्यूज नोट करना, फिर 2 सेल्स लगाना, 3 सेल्स लगाना, 4 सेल्स लगाना, 5 सेल्स लगाने से जितने सेल्स आप लगा सकते हो लगाओगे। तो जब भी आप ये V अपॉन I का, मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये वाला रेशियोज कैलकुलेट किया, एक साइंटिस्ट जिनका इन 1827, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिजिस्ट थे, तो आप जर्मन फिजिस्ट बोल सकते हो, जिनका नाम क्या था, हिज नेम वाज जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ऐसा ही एक सर्किट डायग्राम देखा और ऐसे ही रीडिंग्स लेते गए, एंड ही फाइंड दैट कि जो रेशियो है आपके पास, रेशियो फॉर वोल्टेज एंड करंट, दैट इज जो V अपॉन I का रेशियो है, आप अगर सेल्स चेंज करते जा रहे हो, ये रेशियो क्या थी, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्किट। ठीक है, एक सिंगल सर्किट के लिए वो कांस्टेंट होएगी, अगर आप सर्किट चेंज कर दोगे तो रेशियो भी मतलब चेंज हो जाएगी, बट उस सर्किट के लिए फिर से V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन सर्किट। ठीक है, तो इस फिनोमिना को यूज करके उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लॉ दिया, विच इज नोन एज द ओम्स लॉ।
ठीक है, तो उन्होंने ओम्स लॉ को कैसे बताया, व्हाट ही सेज अबाउट द ओम्स लॉ, ही से ओम्स लॉ विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से आपका जो एक्चुअली मतलब टॉपिक है, चैप्टर है, दे स्टार्ट होता है, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया कि जब आप ये रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे V अपॉन I की, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, ही कंक्लूडेड कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, if you are keeping the temperature as constant and you are varying the voltage, जैसे देखो आप सेल वेरी करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा मतलब V वेरी होता जाएगा, तो V वेरी होएगा तो करंट फ्लो जो है, चार्ज फ्लो है, वो चेंज होता जाएगा। जब हमने क्या देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given material, across the ends of गिवन मटेरियल, जो हमारे इस एग्जांपल में क्या था, मटेरियल मतलब मैंने जो यहाँ पे एक एक्स वाई वायर यूज की थी ऐसे करके, जहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक वोल्टमीटर था V, यहाँ पे मेरे पास एमीटर था A, फिर यहाँ पे मेरे पास एक स्विच था, यहाँ पे एक बैटरी थी, और यहाँ पे एक एसिस्कोप हमने कनेक्ट कर दिया था। तो कहते हैं एट टेम्परेचर कांस्टेंट the potential difference V, जो potential difference V है across the ends of a given material in an electric circuit, in an electric circuit is directly proportional to the current flowing in it, to the current flowing in it। ठीक है, मतलब जैसे आप इसमें ये V को चेंज करते जाओगे, ये V जो आपका सेल है ये चेंज करते जाओगे, तो जो करंट है वो भी चेंज होता जाएगा। और उसका वेरिएशन क्या आया कि अगर आप इसको इंक्रीज करोगे ये भी इंक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज द, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सर्किट। तो जब भी आप फिजिक्स में ऐसे रिलेशन यूज करते हैं तो ये कांस्टेंट, ये साइन हटाने के लिए हम इसको अगर इक्वेशन में लाना होता है तो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज रिटन एज द R। और यहाँ पे अगर आप ये बोल दो कि जो V अपॉन I का रेशियो था, मैं क्या बोल रही थी, वो कांस्टेंट आ रहा था, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू R। अब इस R को उन्होंने क्या नाम दिया, दे नेम्ड इट एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जो मटेरियल का आप देख रहे हो, जिस मटेरियल में से आप करंट पास करवा रहे हो, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, वो जो आपके पास रेशियो आएगी वो उस रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब रेजिस्टेंस को डिफाइन करवाना है, बट यू विल से इट एज द, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द property of conductor to resist the current, or you can say flow of charge, a flow of current to resist the flow of charges through it। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास वायर है तो वो क्या करेगा, वो नहीं अलाउ करेगा कि आप मेरे से करंट पास करें, तो वो उस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो जो मतलब जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जो ज्यादा रोकते हैं उनमें से करंट पास नहीं करेगा, जो थोड़ा सा ही रोकते हैं बट फिर उनमें से करंट पास हो जाता है, अगर थोड़ा सा और दोगे तो उनको उसमें क्या हो जाता है, उसमें करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलोगे तो कैसे होता है। बट इसमें अब एक चीज आ जाएगी जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस की थी, दैट इज जो आपके पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते थे, दैट वाज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब इस डेफिनेशन से अब उनका डिफरेंस और भी अच्छे से देख पाओगे। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, कंडक्टर्स क्या होते थे, जो हमारे पास करंट फ्लो को अलाउ करते थे। इट मींस द सब्सटेंसेस विच हैव लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगा तो वो करंट पास करने देंगे। ठीक है, सो इंसुलेटर्स आर दोस सब्सटेंसेस विच हैव द हाई रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब इसका अगर आप एग्जांपल लोगे तो कंडक्टर में बेस्ट एग्जांपल जो होती है दैट इज द सिल्वर। अब अगर देखो हम सारी वायर्स अगर हम सिल्वर की लगाने लग गए तो चोरियां होने लग जाएंगी, क्योंकि सिल्वर महंगी होती है। तो मोस्ट कमर्शियली जो हम यूज करते हैं वी यूज एज द कॉपर और अल्मीनियम वायर्स। ठीक है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझाऊं तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि देखो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर के अंदर वही चीज लेंगे, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही आपको करंट देता है। अब जितने ज्यादा देखो किसी मटेरियल में ऐसा हो सकता है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मतलब कुछ भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होएगी कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो वो आपस में कोलाइड भी करेंगे। ठीक है। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग कोलिजन उसमें कुछ ऐसा हो गया कि जो उसकी मूवमेंट ही आपने रोक दी। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं कि उनमें इतनी ज्यादा कोलिजन्स होने लग गई कि जो नेट फ्लो है आपके इलेक्ट्रॉन्स का वो आया ही नहीं। तो वो क्या बन जाएंगे, वो सब्सटेंसेस जिनमें ऐसी प्रॉपर्टी होगी दैट विल बिकम एज द इंसुलेटर्स। ठीक है। सॉरी। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर दे कोलाइड विद ईच अदर, तो बाय कोलिजन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उस कोलिजन की वजह से उसमें कुछ रुकावट आ जाएगी वो करंट के फ्लो में, उस रुकावट को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर कि रेजिस्टेंस होता क्या है। कोई भी कंडक्टर ही चाहे ले लो, कंडक्टर के अंदर भी मतलब जो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, बट उस मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ तो कोलिजन्स होती ही हैं। अगर वो कोलिजन्स की वजह से जो करंट का फ्लो है वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस आपकी बहुत ही कम होती है। अगर आप इंसुलेटर्स की बात करोगे तो इन दैट जो आपके पास जो मतलब जो इसमें सॉरी जो उसमें डिस्ट्रैक्शन होएगी इंसुलेटर्स में दैट इज वेरी मच। ठीक है। तो उस इसकी वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होएगी। इज दिस क्लियर। तो उसके बाद अगर हम आए जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, ठीक है, ऐसा यूनिट ओम्स लॉ क्या बोला आपके पास, जो V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है। ये आपके पास क्या था, वी गॉट इट एज द ओम्स लॉ। तो यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, इसका जो यूनिट होता है, अगर सबसे पहले हम वो बता देते हैं, इट इज ओम। ठीक है। इसको हम ओम बोलते हैं, उसके साइंटिस्ट के ही नाम से बड़ा पड़ा था। और इसका सिंबल क्या होता है, वी रिप्रेजेंट इट एज बाय सिग्मा। ये सिग्मा इसका सिंबल होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ इसके यूनिट्स लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। ठीक है। तो यहां से आपके पास 1 ओम क्या आएगा, 1 ओम विल बी, इट वुड बी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है। तो अगर यहां से आपको डेफिनेशन लेनी है, यू हैव टू राइट इट आउट द डेफिनेशन फॉर 1 ओम। तो वो क्या होएगी, 1 ohm is the resistance of the conductor such that when the potential difference of 1 volt is applied, a current of 1 ampere flows from it. Simple है ये, इस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, we call it as the 1 ohm is the resistance of the conductor resistance of conductor such that कब होगा ये, when a potential difference of 1 volt is applied and a current of 1 ampere flows through it. इज इट क्लियर। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा ओम का। ठीक है। अब आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल ओम्स लॉ पे। ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, देखो V इज इक्वल टू आई आर, बस इतना सा ओम्स लॉ है। तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल ही होते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, मतलब आपको गिवन क्या है, वोल्टेज आपको 24 वोल्ट बैटरी गिवन है, एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, मतलब आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 60 ओम. You have to calculate the current in the circuit. Simply applying this Ohm's law, V is equal to IR. आपको करंट कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, इट वुड बी V अपॉन R. तो वो क्या बन जाएगा, इट वुड बी 24 डिवाइडेड बाय 60. जब इसको सॉल्व करोगे ये कट हो जाएगा, 4 and 10, ये आ जाएगा आपके पास 0.4 एम्पियर. ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हमारे पास ओम्स लॉ पे, कभी भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन जो आएगा आपको वो ग्राफ पे आएगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है आपका. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, जो हमने देखा था क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि R यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R I. जब आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपके पास वो क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स. अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि करंट आपका x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, v आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, m आपका r को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज स्लोप ऑफ द vi का. ठीक है, अगर आप सिंपली यहाँ पे इसको एक ग्राफ बनाओगे, जब आप करंट को आई मतलब x एक्सिस पे लोगे और वोल्टेज को y एक्सिस पे लोगे, तो हमारे पास क्या बोला था हमने, स्लोप मतलब इसका रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मतलब जो भी आपके पास आएगा वो एक कैसे कांस्टेंट आपके पास आएगी. तो अगर आप इस x एक्सिस में करंट को ले रहे हो, इधर y एक्सिस में आप वोल्टेज को ले रहे हो, ठीक है, तो जो इसका स्लोप होगा, दैट इज जो इसकी m की वैल्यू आएगी, दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस. मतलब सिंपली यहाँ पे जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस देगा. ठीक है, बट क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं आता. क्वेश्चन में क्या होता है, वो एक्सिस हमेशा ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, सो यू शुड नोट दिस थिंग. कभी भी बच्चे क्या बोल देखते हैं, यही चीज देख के एक्सिस ही नहीं देखते कि एक्स एक्सिस में क्या गिवन है, वाई एक्सिस में क्या गिवन है. तो क्वेश्चन को पहले हमेशा देखो, फिर इक्वेशन को देखो, फिर कंपेयर करो, देन यू हैव टू कैलकुलेट कि हमें स्लोप लेना है या 1/, स्लोप लेना. अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे दे दूं कि आपके पास एक्स एक्सिस में मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज दे दी, वाई एक्सिस में मैंने आपको यहाँ पे करंट दे दिया, तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन थी V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ पे देखो V रिप्रेजेंट्स द y एक्सिस एंड I रिप्रेजेंट्स द x एक्सिस. अब अगर मेरे मतलब x एक्सिस में अगर मैंने वोल्टेज को लेना है तो उसको मुझे कैसे रिवर्स करना पड़ेगा, आर आई अपॉन वी, और आई कैन से I इज V अपॉन 1/r इंटू वी. तो यहाँ पे अब देखो ये मेरा क्या आ गया, जो करंट मैंने क्या लिया था y एक्सिस पे, ये वोल्टेज क्या लिया था x एक्सिस में. तो अब जो स्लोप होएगी, here slope is that is m is it is equal to किसके इक्वल है, अब ये 1/r, मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है दैट वुड बी 1/ स्लोप. ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको या ऐसे है कि इट इज v आपका लॉन्ग x एक्सिस है और करंट आपका लॉन्ग y एक्सिस है, तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 1/ स्लोप. एंड अगर आपका ये ऑपोजिट है, दैट इज अगर आपको जो ग्राफ है उसमें जो y एक्सिस है वहां पे अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है, x एक्सिस में आपको करंट दे रखा है, तो उसमें जो आपके पास स्लोप है वो डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस दे देगा. ठीक है, सो यू शुड बी, पहले अगर आपके पास कोई ग्राफिकल वाला क्वेश्चन आता तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज द वोल्टेज अलोंग द x एक्सिस और द करंट अलोंग द x एक्सिस. इज इट क्लियर? ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूंगी. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इफ यू कंसीडर कि ये इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, अगर अच्छे से क्लियर हो गया, और अगर इसको इस चैप्टर के आगे के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डीजी स्टडी. और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बता देना. थैंक यू.